नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स वर्ल्ड पर। दोस्तों, आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे इंजीनियर एसके झा सर की जो साइंस का प्रैक्टिस सेट है। तो सेट 1 से लेकर के 60 सेट तक का हम लोग डिस्कस करेंगे और सारे सेट को हम लोग बहुत ही आसान तरीका से, बहुत ही मजेदार तरीका से हम लोग पढ़ेंगे। और दोस्तों, ग्रुप डी में 25 क्वेश्चन साइंस से आने वाले हैं, तो ग्रुप डी को देखते हुए ये सेट जो हम लोग करेंगे डिस्कस काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो डेली आप लोग सेट प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, ठीक है। और मैं आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को भी सॉल्व करके बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का सेट का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अगर झरने से पानी गिरता है तो पत्थर से टकराने से पहले उसमें कौन सी ऊर्जा होती है। तो सबसे पहली बात कि झरना कहाँ से गिरता है, तो झरना कहाँ से गिरता है, पहाड़ पर से झरना नीचे गिरता है, ठीक है। पहाड़ पर से झरना नीचे गिरता है तो पहाड़ पर झरने के पानी में स्थितिज ऊर्जा होती है। लेकिन जब झरना गिरना नीचे स्टार्ट होता है तो उसमें क्या होता है कि स्थितिज ऊर्जा घटने लगती है और गतिज ऊर्जा बढ़ने लगती है। और जब वो जमीन पर पहुंचने वाला होता है उस टाइम स्थितिज ऊर्जा 0 हो जाती है और गतिज ऊर्जा महत्तम हो जाती है। तो क्या कह रहा है इसमें कि अगर झरने से पानी गिरता है तो पत्थर से टकराने से पहले उसमें कौन सी ऊर्जा होगी। तो जब पत्थर से टकराने वाला होता है उस टाइम गतिज ऊर्जा जो है तो मैक्सिमम यानी महत्तम होता है, स्थितिज ऊर्जा 0 हो जाता है, यानी कि उसमें कौन सी ऊर्जा होगी, गतिज ऊर्जा उसमें होगी। तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अगर झरने से पानी गिरता है तो पत्थर गिरने के बाद उसकी ऊर्जा में परिवर्तन होगा। अब देखिए, ये झरना जो है तो यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा था पहाड़ पर, लेकिन जब गिरते 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 जब जमीन पर पहुंचने वाला था तो उसमें केवल गतिज ऊर्जा बचा। स्थितिज ऊर्जा जो है सो खत्म होते होते केवल गतिज ऊर्जा बचा वहां यहाँ पर। जब जमीन पर वो गिर गया, जब पत्थर पर वो गिर गया तो गतिज ऊर्जा जो है सो उष्मा ऊर्जा में परिवर्तित होगा, क्योंकि उतना ऊपर से गिरने पर पानी क्या होगा, जैसे ही जमीन पर गिरेगा तो पानी गर्म हो जाएगा, यानी कि गतिज ऊर्जा जो था उष्मा ऊर्जा में बदल जाएगा। यानी कि आपका 2 नंबर क्वेश्चन का सी नंबर ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं आज का। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन में है स्टील जंग रोधी बनाता है, यानी कि स्टील को जंग रोधी कौन बनाता है। स्टील को जंग रोधी कौन बनाता है। तो दोस्तों, स्टील को जंग रोधी जो है सो बनाता है कार्बन। स्टील को जंग रोधी बनाता है क्रोमियम, ठीक है, क्रोमियम। स्टील को जंग रोधी कौन बनाता है, क्रोमियम बनाता है। और स्टील को ठोस कौन बनाता है, तो स्टील को कठोर कौन बनाता है, तो कार्बन बनाता है। लेकिन यहां पर अगर आपको क्रोमियम आंसर में नहीं है तो आप NOT नहीं मारेंगे, आप मारेंगे कार्बन, क्योंकि जब भी किसी भी धातु को ठोस बनाते हैं, कठोर बनाते हैं, तो वह जंगरोधी बन जाता है, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा कार्बन। अब 4 नंबर क्वेश्चन में है कि स्टील जंगरोधी बनाता है। सेम क्वेश्चन है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि स्टील को जंगरोधी क्रोमियम बनाता है। तो क्रोमियम जब आंसर में दिया हुआ है तो आप कार्बन को नहीं मारेंगे, आप किसको मारेंगे, क्रोमियम को मारेंगे। अगर आपके ऑप्शन में क्रोमियम नहीं दिया हुआ है तो आप कार्बन को आंसर टिक करेंगे, ठीक है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 5 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि उड्डयन काल का सूत्र क्या होता है। दोस्तों, उड्डयन काल क्या होता है, प्रोजेक्टाइल मोशन में, प्रक्षेप गति में एक उड्डयन काल होता है। जैसे कि यहाँ पर से किसी वस्तु को हम ऊपर फेंकेंगे तो ऐसे ऐसे करते यहाँ आके वस्तु नीचे गिरेगा, तो वस्तु यहाँ से यहाँ तक आने में जितना समय लगा, वस्तु को यहाँ से यहाँ तक आने में जितना समय लगेगा उसी को बोलते हैं उड्डयन काल। और एक समय यहाँ पर होगा जहाँ पर वस्तु जो है सो ऊपर नहीं जाकर के फिर नीचे आना स्टार्ट होगा, यहाँ तक ऊपर गया, फिर यहाँ से फिर नीचे आना स्टार्ट होगा। तो ऊपर जाने का टाइम है और जो नीचे आने का टाइम है दोनों बराबर होता है। ऊपर जाने का टाइम होता है u साइन थीटा बट्टा जी, और नीचे आने का टाइम भी होगा u साइन थीटा बट्टा जी। तो दोनों को अगर ऊपर जाने का टाइम नीचे आने के टाइम को जोड़ देंगे तो वही होता है उड्डयन काल। तो u साइन थीटा बट्टा जी दोनों को जोड़ेंगे तो 2u साइन थीटा बट्टा जी आपका आंसर डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों, काफी आसान क्वेश्चन था, काफी मजेदार क्वेश्चन भी है। अब कह रहा है कि अगर प्रक्षेप गति में परास का मान महत्तम ऊंचाई के 4 गुने के बराबर हो तो प्रक्षेपण कोण क्या होगा। दोस्तों, प्रक्षेपण कोण, परास और ऊंचाई में एक रिलेशन होता है। क्या होता है वो रिलेशन, वो जो रिलेशन होता है R बट्टा यानी परास बट्टा ऊंचाई बराबर 4 cot थीटा। आप लोग इसको याद रखेंगे और यहाँ पर आपको यही थीटा का वैल्यू
पूछ रहा है और कह रहा है कि जो महत्तम ऊंचाई है उसका 4 गुना क्या है, परास है। तो यहाँ पर महत्तम ऊंचाई h है, उसका 4 गुना परास है, यानी 4h हो जाएगा r के जगह पर, बराबर 4 cot थीटा। तो यहाँ से 4 से 4 कट गया, h से h कट गया, तो cot थीटा बराबर कितना 1 हो गया, यानी थीटा का मान कितना हो जाएगा, तो थीटा का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा 45 डिग्री। तब ना cot 45 का वैल्यू 1 होता है, तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों इसमें आपको ये बस रिलेशन आपको ध्यान रखना है, और रिलेशन कहाँ से आया अगर आप कमेंट कीजिएगा तो मैं आपको ये भी बता दूंगा कि रिलेशन जो है r/h बराबर 4 cos थीटा, ये कहाँ से आया वो भी मैं आपको बता दूंगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई पिंड 1 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है। कोई पिंड है 1 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है तथा 36 सेंटीमीटर उछलता है, प्रत्यास्था गुणांक का मान क्या होगा। यहाँ पर कोई पिंड है, इसको यहाँ से हम गिराते हैं, ये जमीन है, अब यहाँ से गिराते हैं तो फिर से ये दोबारा उछलता है, यहाँ तक 36 सेंटीमीटर आता है। 1 मीटर से गिराते हैं, दोबारा 36 सेंटीमीटर उछलता है। तो प्रत्यास्था गुणांक ई का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है कि उछाल, वो क्या होता है उछाल बट्टा प्रारंभिक, रूट अंडर में उछाल बट्टा क्या प्रारंभिक, यानी कि जो छोटा है वो पर जो बड़ा है वो नीचे। तो उछाल कितना हुआ है इस क्वेश्चन में, आपको उछाल कितना 36 सेंटीमीटर यानी 0.36 सेंटीमीटर, और प्रारंभिक में कितना से गिराए थे तो 1 मीटर से, तो 0.36 बट्टा 1 हो जाएगा रूट अंडर में, यानी कि 0.6 आपका आंसर इसका हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं कि संवातक कमरे की छत के निकट लगाए जाते हैं। संवातक मतलब होता है वेंटिलेटर, जो वेंटिलेटर होता है उसको कमरे के छत के पास लगाते हैं। क्यों, ऐसा क्यों करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो हम सांस लेते हैं तो उससे जो गर्म हवा निकलती है वो बाहर चली जाती है। दूसरा ऑप्शन है कि उनसे कमरे में क्रॉस वेंटिलेशन होता है। आपका आंसर बी नंबर सही हो जाएगा। उससे कमरे में क्या होता है कि क्रॉस वेंटिलेशन होता है, यानी कमरे की जो गर्म हवा है वो बाहर निकलती है और ठंडा हवा बाहर से कमरे में आती है, यानी क्रॉस वेंटिलेशन जो कमरे में होता है वो किससे होता है, वेंटिलेटर जो संवातक लगाते हैं उसी से होता है। अब देखिए 9 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र H2SO4 है तथा कास्मिकता 2 है तो अम्ल का तुल्यांकीय भार क्या होगा। दोस्तों तुल्यांकीय भार का जो फॉर्मूला होता है वो होता है क्या, तुल्यांकीय भार का फॉर्मूला होता है अनुभार बट्टा में कितना, अनुभार बट्टा कास्मिकता, ठीक है, अनुभार बट्टा कास्मिकता। तो अनुभार इसका कितना हो जाएगा, ये जो H2SO4 है इसका अनुभार कितना हो जाएगा, अनुभार होगा हाइड्रोजन का 2, सल्फर का 32 होता है तो 32 2 34, और ऑक्सीजन का 16 तो 16 चौका 64, तो 64 प्लस 32 कितना हो जाएगा 96 प्लस 2 98, तो यहाँ हो जाएगा 98 बट्टा कास्मिकता कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, यानी कि 49, ठीक है 49 आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका आंसर बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 10वें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो सिलिका जेल क्या होता है। दोस्तों आप अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट लेते हैं तो उसके अंदर में एक आपको पैकेट मिलेगा, पैकेट में कुछ बुरादा जैसा भरा रहता है। कोई भी आप इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट लेते हैं तो उसके अंदर में आपको पैकेट में एक बुरादा जैसा मिल जाएगा, उसी को बोलते हैं सिलिका जेल। तो उसका यूज क्यों किया जाता है, तो सिलिका जेल का यूज वहां पर किया जाता है जहां पर नमी होने की संभावना होती है, और नमी होने से अगर आपका सामान खराब हो जाता है तो सिलिका जेल का यूज करते हैं उस नमी को सोखने के लिए। ठीक है, तो सिलिका जेल को हम लोग सुखाने वाला पदार्थ बोलते हैं। ठीक है, वो क्या करता है, नमी को सोख लेता है। 11 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो इसमें कह रहा है कि गर्भाशय में भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाला उत्तक है। गर्भाशय उसमें भ्रूण जो होता है उसको पोषक कौन सा उत्तक प्रदान करता है, तो उसको पोषक जो प्रदान करता है वो प्लेसेंटा करता है। ठीक है, कौन सा करता है, तो प्लेसेंटा होता है उत्तक, वो उसको गर्भाशय में जो भ्रूण को पोषण प्रदान करता है, कौन सा, प्लेसेंटा। रासायनिक बंधन बढ़ने पर क्या होता है, रासायनिक बंधन अगर बन रहा है, अगर Cl और Cl क्लोरीन है, इसके बीच अगर रासायनिक बंधन बन रहा है तो रासायनिक बंधन बनने के लिए क्या होता है कि ऊर्जा की मुक्त होता है। ठीक, रासायनिक बंधन बनता है तो ऊर्जा बाहर निकलता है, इससे रासायनिक बंधन बनता है तो ऊर्जा बाहर निकलता है। रासायनिक बंधन टूटता है तो उसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, बंधन को तोड़ने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, लेकिन जब बंधन बनता है तो उससे ऊर्जा निकलती है, उससे ऊर्जा जो है सो बनती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा रासायनिक बंधन बनने पर क्या होता है, तो ऊर्जा सदैव बाहर निकलता है, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
चलिए आगे देखते हैं, शुक्राणु कहाँ बनते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन में कहा कि शुक्राणु कहाँ बनते हैं। तो दोस्तों शुक्राणु जो है सो बनता है कहाँ, वृषण में बनता है। वृषण यानी टेस्टिस में शुक्राणु बनता है। चलिए आगे देखते हैं, शराब पीकर वाहन चालन के श्वसन परीक्षण में यातायात पुलिस क्या इस्तेमाल करती है। आपने देखा होगा, फिल्मों में देखा होगा कि जो वाहन चला रहा है कोई आदमी, अगर वह शराब पिए हुआ है तो उसको पुलिस जो है सो मुंह में डाल करके एक हवा जैसा डाल करके उसमें चेक करता है, ठीक है। तो वो उसमें क्या रहता है, तो दोस्तों उसमें रहता है पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड दोनों मिलाकर के उसमें रहता है। तो आपका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से कौन सा सांप जहरीला नहीं होता है। जहरीला नहीं होता है कौन सा, अजगर। अजगर जहरीला नहीं होता है। अजगर करता क्या है कि अपने शिकार को वह खा ही जाता है, उसको काट करके मारता नहीं है, उसको क्या करता है, खा जाता है, ठीक है। आगे देखिए 16 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन ठोस है। तो आप देखिए यहाँ पर फ्लोरीन जो है सो गैस है, क्लोरीन गैस है, ब्रोमीन द्रव होता है, लेकिन आयोडीन क्या होता है, ठोस होता है। तो आपको सब पता चल गया, फ्लोरीन गैस, क्लोरीन गैस, ब्रोमीन द्रव अवस्था में। आपको क्वेश्चन भी आता होगा कि द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु कौन सी है। द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु जो है सो ब्रोमीन है। इसको हम लोग लाल द्रव भी कहते हैं। ब्रोमीन को क्या कहते हैं, लाल द्रव भी कहते हैं। तो आयोडीन जो है सो ठोस अवस्था में पाया जाता है। पानी में हवा का बुलबुला व्यवहार करता है। दोस्तों हवा का बुलबुला जो है, अगर पानी है ये, तो हवा का बुलबुला जो है इसमें उत्तल रहता है, उठा हुआ रहता है, लेकिन उत्तल होते हुए भी हवा का बुलबुला अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है। पानी का में जो हवा का बुलबुला है उत्तल होते हुए अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है। तो वह कैसा होगा, अवतल लेंस की तरह व्यवहार, यानी बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, ऑक्सीजन गैस के 0.5 मोल का आयतन क्या होगा। किसी भी गैस का, दोस्तों आपको यह याद रखना है कि किसी भी गैस का एक मोल का जो आयतन होगा 22.4 लीटर, ठीक है। किसी भी गैस के एक मोल का जो आयतन होता है वो होता है 22.4 लीटर। तो यहां पर आधा मोल का आयतन पूछ रहा है, तो 22.4 का आधा 11.2, यानी कि बी ऑप्शन आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। एक मोल का आयतन 22.4 लीटर, तो आधा मोल का उसका आधा, यानी कि 11.2 लीटर। नाइट्रोजन गैस के 6 मोल का आयतन, देखिए 1 मोल का आयतन 22.4, तो 6 मोल का आयतन कितना, 6 से गुना कर देंगे 22.4 में कितना हो जाएगा 134.4 लीटर, ठीक है। काफी शानदार और आसान क्वेश्चन है। चलिए आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है। न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण जो है सो हाइड्रोजन उत्पन्न करता है, ठीक है। हाइड्रोजन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है, ठीक है। हाइड्रोजन ईंधन के रूप में व्यवहार किया जाएगा आगे चल के, जो कि न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण को उत्पन्न करता है। दोस्तों आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए सभी ग्रुप में, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, कल हम लोग दूसरा सेट लेकर के आएंगे इसका, तो उसमें भी मैं आपको सारा चीज बहुत ही डिटेल्स में बताने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।